सर, आपकी कहानी 1977 में चार कुमाऊं से शुरू होती है। एक यंग कैडेट से लेकर डायरेक्टर जनरल ऑफ इन्फेंट्री तक का सफर कैसा रहा? और आपने पहला अपना डिसीजन कब लिया कि आपको आर्मी में ही जाना है? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया। सवाल ये है कि हम जब फौज में आए, 71 की लड़ाई तभी, और जिस प्रकार से जीत भारत को मिली, और हम लोग जब बचपन में पढ़ते थे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये हुआ, पिताजी फौज में थे, तो उन्होंने किस प्रकार से, जब हम सुनते थे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उन्होंने क्या किया, किस प्रकार से देश को आज़ादी मिली, किस प्रकार से उन्होंने पहली 26 जनवरी में भाग लिया। उसके बाद 62 की लड़ाई में, क्योंकि हम लोग उस वक्त पाकिस्तान में थे, फिर 65 की लड़ाई में भाग लिया उन्होंने, 71 की लड़ाई में भाग लिया। तो ये सब सुनने में आता रहता था घर में। उसके अलावा हमारा जो स्कूलिंग है, मैं बाल भारती एयरफोर्स स्कूल लोधी रोड में मेरी शुरुआत हुई। वो स्कूल उस वक्त 5वीं कक्षा तक होता था, और उसके बाद हम एयरफोर्स स्कूल, उसको बोलते थे एयरफोर्स सेंट्रल स्कूल, जो आज की तारीख में अशोक होटल के बगल में है, जो संतुष्टि जिसे कहते हैं, और तेजस कैंप, वहाँ पे स्कूल होता था। और फिर वो शिफ्ट हुआ सुब्रोटो पार्क धौलाकुआ में। तो जो मैं कहूँगा कि एनवायरनमेंट जो है स्कूल में, बच्चे जो थे तकरीबन, मैं कहूँगा फौजी बैकग्राउंड के, कुछ सिविल बैकग्राउंड के। अब अगर आप देखें कि अपने प्रेजेंट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो हैं, वो मेरे स्कूल में 1 साल सीनियर हमसे, तो उनके पिताजी बहुत फेमस, और ऐसे बच्चे जो स्कूल में पढ़े और रहे, अब किसी को क्या मालूम कौन क्या बनेगा आगे जा करके। पर माहौल जो था स्कूल में, एक फौजी एनवायरनमेंट अधिकतर। और उसके बाद मैं श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में गया, क्योंकि श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में गया तो वहाँ पे एक एनवायरनमेंट अलग, वहाँ से फौज में आना तो बहुत ही कम, मुझे नहीं लगता है ज़्यादा वहाँ से फौज में आते, बिकॉज अधिकतर या तो वकील बनते हैं, या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं, या कंपनी सेक्रेटरीज बनते हैं, अपना बिजनेस होता है सब। सो इट वॉज अ गुड स्टार्ट। और वहाँ पर भी बहुत अच्छे दोस्त बने, बहुत अच्छे। मतलब मैं कहता हूँ कि जो हमारे साथ, जिसके साथ मैं 3 साल रहा, ही बिकेम द जस्टिस रोहिंटन नारिमन, मेरा बहुत जिगरी दोस्त। रजत शर्मा, जो इंडिया टीवी के मालिक हैं, हमारे सीनियर अरुण जेटली जी, और विजय गोयल, जो मिनिस्टर बने और अभी आज किताब निकाली उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऊपर। तो इस तरह का माहौल, इस तरह के दोस्त जो रहे, मैं ये नहीं कहूँगा कि, पर ऑफ कोर्स रोहिंटन माय वेरी वेरी क्लोज, वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन। तो ये जो है, और फिर मैं सोचा चलो अब ग्रेजुएशन हो गया है, लेट मी जॉइन द आर्मी। So I decided to join the army. And having joined the army, then I was commissioned into one of the finest regiment, Kumaon regiment, and again one of the finest old battalions. जो मेरी पलटन है, वो 1788 is the birth of that battalion. तो उसके जो पहले परमवीर चक्र हैं मेजर सोमनाथ शर्मा, वो फोर्ट कुमाऊं के। उनके दो भाई जो छोटे हैं, एक रिटायर्ड चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, दूसरे रिटायर्ड ईएनसी, और दोनों, एक तो 100 साल से ऊपर हो गए हैं, दूसरे 100 साल होने वाले हैं, बिल्कुल तगड़े हैं, डांस करते हैं, बातचीत बिल्कुल बहुत बढ़िया करते हैं। तो जब हम लोग ऐसे माहौल में रहते हैं, एंड देन माय फर्स्ट पोस्टिंग ऑफ कोर्स वाज तंगधार, यहाँ पे यू कुड सी मुजफ्फराबाद, जहाँ पे पोस्ट था मेरा, आई कुड सी मुजफ्फराबाद, किशन गंगा नदी के टर्न पे मुजफ्फराबाद देखता था। उस तरफ से जब नदी के उस पार, जब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में शादियां होती थी, उसके बैंड बाजे हमको सुनाई देते थे। यहाँ से लोग
नदी पार करके उस तरफ जाने की कोशिश कर, तो इन दैट काइंड ऑफ एन एनवायरनमेंट, तो मुझे लगता है इट वाज अ डिसीजन वेल टेकन हैविंग जॉइन द आर्मी। एंड मैं कहूँगा इट वाज 77 में, अगर आप देखें, इज अ वेरी वेरी क्रूशियल टाइम फॉर द वर्ल्ड ऑल्सो। You saw Mao Zedong had just died. Ziaul Haq had just about taken over. Find the economies were opening up. And दुनिया में एक नई मैं कहूँगा एक जागरूकता आई थी। इंडिया वाज डूइंग वेल, सब कुछ, इट वाज अ गुड फीलिंग। ऐसे माहौल में जब आप फौज में जाना चाहते हैं, आई थिंक इट वाज अ नोबल प्रोफेशन, समथिंग दैट यू कैन बी प्राउड ऑफ, एंड समथिंग दैट वाज नीट एंड क्लीन। मतलब कोई किसी से कुछ लेना देना नहीं, अपना काम करो, खेलो कूदो, मौज करो। और मकसद ये था कि पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। वेरी इंपॉर्टेंट थी कि ये सोच करके हम फौज में आए कि पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, बहुत होगी पढ़ाई। पर ये उल्टा हो गया, फौज में पढ़ना बहुत पड़ता है। इट्स वेरी वेरी मतलब एक सोच जो थी हमारी कि फौज में आओ तो पढ़ाई नहीं होती है, आई थिंक इट्स एसेंशियल। हम लोगों को इसलिए पढ़ना पड़ता है क्योंकि दूसरे की जान आपके हाथ में है। आप गलत डिसीजन लेंगे तो उसकी जान जा सकती है, और वो आपके ऊपर विश्वास रखता है। बिकॉज व्हेन यू से फॉलो मी, ही इज फॉलोइंग यू बिकॉज ही ट्रस्ट यू, ही हैज फेथ इन यू, ही नोज ही इज सेफ। एंड फॉर दैट यू हैव टू रीड, एंड यू हैव टू बी वेल वर्स्ड विथ व्हाट इज हैपनिंग द वर्ल्ड ओवर। आपके पास क्या इक्विपमेंट है, आप उसको कैसे जान बचा सकते हैं, आप अपना काम भी करना है, सांप भी मरना चाहिए और लाठी भी नहीं टूटनी चाहिए। So it is like that kind of a situation. So I thought it was very good. सर, इतना लंबा सफर बिना किसी दोस्त के तो आप गुजार नहीं सकते। आपके लिए आपकी लाइफ का क्राइम पार्टनर कौन था? कोई ऐसा मोमेंट जिसको आप मतलब बहुत लाइवली मानते हो? सी मैंने जैसे कहा कि मैं, मेरा दोस्त थे रोहिंटन नारीमन जो है वो, उनके पिताजी भी फाली नारीमन वाज अ ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर, ही वाज आल्सो द एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो एक तरीके से देखा जाए तो इट वाज टू डिफरेंट प्रोफेशंस, टोटली टू डिफरेंट प्रोफेशंस, बट दोस्ती के हिसाब से वी अंडरस्टूड ईच अदर बेटर फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। और फौज में आने के बाद बिकॉज ऑफ किसी भी जगह पे हम 1.5-2 साल से ज़्यादा नहीं रहते हैं, तो बाय द टाइम यू गो टू अ न्यू अपॉइंटमेंट, यू स्टार्ट लर्निंग ऑल ओवर अगेन, बाकी कोर्सेज में है, तो यू हैव गुड फ्रेंड्स, यू हैव गुड कंपनी, एंड जनरली हम सबके ट्रेनिंग एक जैसे होने के कारण हम देखते हैं कि सोच जो है ना, राष्ट्र सर्वोपरि, दैट सोच इज वेरी क्लियर। मतलब उसमें किसी को कोई दो राय नहीं कि नेशन कम्स फर्स्ट, your the troops that you command come next, and that you come last. So that is the kind of जो सोच है, जो थिंकिंग है, उसमें किसी को कोई दो राय नहीं, शक नहीं है। तो उसके कारण यू फाइंड दैट एवरीबडी, आप कहीं पर भी जाएंगे फौज के अंदर, हो सकता है आपको पहले कोई जानता हो या कोई ना भी जानता हो, लेकिन इन्फेंट्री में होने के नाते, एक पलटन होने के नाते, जहाँ पे आप 20 एक साल गुजारते हैं जवानों के बीच, अफसर तो आएंगे जाएंगे, पर जो जवान है जिनके बीच में आप रहते हैं वो तकरीबन वही रहते हैं, तो वो आपके बारे में सब जानते हैं। वो आप उनको बिल्कुल भी, आपको लगता होगा कि आप यू कैन पुट ऑन अ फसाद, इम्पॉसिबल, ही नोज एवरीथिंग अबाउट यू, एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट। और उसके कारण एक आपके ऊपर मैं कहूँगा एक जिम्मेवारी भी है रहती है कि यू मस्ट नॉट डू रॉन्ग, एंड वंस इन अ वाइल मे बी यू नो कहीं हो गया तो दे आर वॉचिंग यू, so that your fear, that fear of being watched and the fear of not wanting to do wrong keeps you on the right path, and that right path is what is essential. आप उन्हीं के साथ खा रहे हैं, खेल रहे हैं, घूम रहे हैं, देयर इज नो डिस्टिंक्शन, कोई ऊंचा नहीं कोई नीचा नहीं, सब बराबर, खेलना घूमना सोना लेटना घूमना जाना, तो इट्स समथिंग एक्सल। मैं ये कहूँगा कि पार्टनर्स इन क्राइम जैसे आप कह रहे हो लॉट, मतलब मैं कहूँगा जो आपका सुन रहे होंगे पॉडकास्ट एंड पॉडव्यू,
वो कह रहा होगा हाँ ये ठीक भी बोल रहा है शायद, इसने बताया ही नहीं ये क्या करता था ऐसे। तो इट इज ऑलवेज देयर, सो इट्स अ वेरी गुड एनवायरनमेंट ऑफ द फौज। एंड आई जैसे हम लोग बातचीत कर रहे थे पॉडव्यू शुरू करने से पहले, अग्निवीर के बारे में आपने बात की, तो आप समझ सकते हैं कि उस उम्र में जब कोई लड़का आता है, चाहे उसको फौज में रहना है नहीं रहना है जाना है क्या है, द डिसीजन इज हिज एंड ऑफ कोर्स ऑफ द सर्विस, बट जस्ट सी दी एनवायरमेंट वो कैसे आता है। और 4 साल के बाद उस लड़का या लड़की दोनों आजकल आ सकते हैं, लड़कियां भी आती हैं लड़के भी आते हैं, यू कैन सी द चेंज उस बंदे में। आप कैसे चलता है, कैसे बोलता है, कैसे सोचता है, कैसे रहता है, आप समझ जाएंगे कि शायद ये फौज में तो नहीं रहा, आप जरूर चाहते। और जब आप ऐसे व्यक्ति के साथ, वो चाहे फौज में रहे, आप चाहती हैं, तो यू नो कि भाई इसमें बेसिक्स जो है एक अच्छे इंसानियत और जो डिसिप्लिन, इंटेग्रिटी, सिंसेरिटी, ऑनेस्टी वो होगा, सोचती है। अब अगर नहीं है उसमें तो आप शक करेंगे ये कैसे है, हाउ कम इज सो डिफरेंट, हम तो सोच रहे थे इसमें ये गुण होंगे और ये नहीं दिख रहे, या वाकई हमने जो सोचा इसमें वो गुण दिखे। तो ये दर्शाता है कि जो फौज है आपको उस में मोल्ड करती है, जिसमें देश आपके जो नीचे काम करते हैं वो आपके साथ काम करते हैं, वो उनको साथ में ले चलना और अपने आप को भी संभालना और साथ में चलना। 1977 2026 2016 I retired, almost doing over 39 years of service, and 10 साल तो मुझे अब रिटायर होकर के हो गए। तो यू कैन वेल इमेजिन, आई कैन स्टिल रिकलेक्ट माई फर्स्ट डे। मुझे ये लगता ही नहीं है कि इतना सा लंबा सफर 50 साल होने को आ गए। आई फील इट वॉज ओनली यस्टरडे, कल, मतलब कई चीजें तो ऐसे लगते हैं कल ही हुई। सो दैट इज समथिंग विच आई फील, ये जो फौज है और फौज में जो वातावरण है वो वाकई, और हमारे जो जवान हैं, आप मानेंगे नहीं, जो उनमें जज्बा है, जो जोश है, जो जुनून है, वो काबिल तारीफ। मतलब अगर आप में नहीं भी है वो आएगा, उसको देख करके आएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर वो कर सकता है तो मेरे को तो करना ही पड़ेगा। और उसको भी मालूम है कि मैं को करना है तो ये साहब भी करेगा। तो ये जो हेल्दी कंपटीशन होता है, आई थिंक दैट टेक्स अस फार एंड दैट आल्सो बॉन्ड्स, वो जो बॉन्डिंग होती है, क्योंकि आफ्टर ऑल इट्स समथिंग, यू नो, मैं बताऊंगा, इन सियाचिन ग्लेशियर आई हैड अ बॉय एंड नायक रमेश, वो मेरे साथ 83 में भी था, मेरे साथ 84 में भी था। तो 84 में suddenly he died because of high altitude pulmonary edema, which he was with me in 83 84, wonderful chap, wonderful guy, बहुत बढ़िया जोशीला, मतलब आगे सब कुछ करना, बहुत ही मतलब someone you would say ये मेरे को अगर काम करना है तो I must take Ramesh with me. No, poor thing loses his life, so you feel कि अब उसकी, and then he was decorated with Kirti Chakra for his contributions and the way he went with me to Bellafondla and everything. जब इन्वेस्टिचर हुआ तो उसकी बीवी तकरीबन 18 साल की, एक छोटा सा बच्चा 7-8 महीने का, और उसके फादर इन लॉ और उसके फादर दोनों फौजी, दोनों कुमाऊं रेजिमेंट में आए। अब इन्वेस्टिचर सेरेमनी राष्ट्रपति भवन में होता है, ज्ञानी जेल सिंह वॉज दी प्रेसिडेंट। सो ऑब्वियसली वो छोटे बच्चे को आप इन्वेस्टिचर सेरेमनी में अंदर नहीं रखते, बिकॉज रोएगा या कुछ करेगा। सो ही इज ऑलवेज समवेयर, वो जो उनका क्रेश होता है वहां पे रखते हैं। सो दिस वेरी नाइस, देन यू हैव अ टी विद द प्रेसिडेंट, यू हैव विद द चीफ एंड सो मेनी फंक्शन। हो गया कीर्ति चक्र में। तकरीबन 16-17 साल के बाद उस रमेश के भाई का फोन आता है मेरे को, राम राम साहब। राम राम, कौन बोल रहे हैं?
बोले मैं रमेश का भाई बोल रहा हूँ। हाँ, मैं बड़ा खुश, मैं कहा अरे कहाँ हो, क्या करते हो, कैसे चल रहा है, कैसे याद किया? बोले साहब मैं नोएडा में हूँ, एक बैंक में नौकरी करता हूँ। अरे वेरी गुड, सब ठीक ठाक, परिवार कैसे है? तो ऑब्वियसली द फर्स्ट क्वेश्चन वाज रमेश का परिवार कैसे है? बोले साहब ठीक है, उसी के लिए फोन किया। मैंने कहा क्या हो गया? बोले नहीं साहब, उसका जो लड़का है ना, वो बड़ा हो गया है, वो फौज में आना चाहता है। अरे वेरी गुड। मैं कहा उसकी माँ आने देती है या नहीं? कह रही नहीं नहीं साहब, वो माँ भी आना कुछ चाहती है और कोई मना नहीं। मैं कहा उसने दूसरी शादी की है क्या? बोले नहीं नहीं, दूसरी शादी नहीं की। ये आप समझ सकते हैं कि 7-8 महीने का बच्चा जिसने अपने पिताजी को नहीं देखा है, जिसकी माँ ने पाला है, वो भी फौज में आना चाहता है। और क्या कह रहे हैं मुझे कि साहब वो कह रहे हैं कि मैं उसी पलटन में जाऊंगा, उसी कंपनी में जाऊंगा जिसमें उसके पिताजी थे। ये सीधी लव, सीधी काइंड ऑफ अफेक्शन, सीधी काइंड ऑफ नो फियर। ना माँ को डर, ना उस बच्चे को डर। और आज वो लड़का 20 साल नौकरी करने के बाद पेंशन गया। तो जस्ट सी दिस लव एंड अफेक्शन जो होता है, दिस इज ओनली इन द सर्विसेज। I'm sure it must be in others also, ऐसे नहीं है। I will not say that it is not there in others, but मेरे को ये लगता है कि आप ये जो अटैचमेंट, जिसने कुछ भी नहीं देखा, अपने पिताजी को भी नहीं देखा, मेरे को it doesn't remember, वो तो बेचारा छोटा सा बच्चा है, he has that ability to volunteer, speaks volumes of the environment, of the army, of the organization, and that is what I think। कई बार लोग बोलते हैं कि साहब दूसरा देश जो है बहुत तरक्की कर रहा है, उसके पास हथियार है, तो जो आदमी है ना, वो अपने पास। I'll give you another incident। मैं तुर्तुक में था। तुर्तुक इज अ प्लेस विच इज जो स्कार्दू है, जहाँ पे इट इज ऑलमोस्ट दी बाल्टिस्तान, गिलगित बाल्टिस्तान, इट्स पार्ट ऑफ बाल्टिस्तान, जो 71 में हम लोगों ने कैप्चर किया, तो वहाँ पे थे। तो पहाड़ी इलाका है, वेरी हाई ऑल्टीट्यूड, वेरी डिफिकल्ट टू लिव। तो वन ऑफ द पोस्ट में था मैं, तो जो ऊपर पोस्ट था वो पाकिस्तान का था। तो पानी लेने के लिए देर 3 वाटर पॉइंट होते थे। ऊपर वाला वाटर पॉइंट उनका पानी लेने के लिए, बीच वाला अगर ऊपर पानी नहीं है तो बीच वाले में समय होता था कि इतने समय तक वो पानी लेंगे, बाकी समय के बाद मैं लूंगा। मतलब से दोपहर के 12 बजे तक वो लेंगे, दोपहर के 12 बजे के बाद पानी मैं लूंगा, और एक दूसरे को हम फायरिंग नहीं करेंगे कि जब हम उधर होंगे। और सबसे नीचे वाला मेरा है, तो जो सबसे नीचे वाला मेरा है, पानी टप 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 आता, तो आई टू पुट अ बैरल, वो पानी भर जाता था। तब उसको पानी ऊपर वाला जो है वो सूख गया। जैसे साल बोल रहे हैं कि साहब पहाड़ों में ज्यादा बर्फ नहीं गिरी है, उस साल भी वैसे हुआ, बर्फ ज्यादा नहीं गिरी होगी, तो वो ऊपर वाला पानी सूख गया। बीच वाला जो था वो भी सूख गया। अब नीचे वाला था वो टप टप करके मेरा पानी का बैरल भर जाता। जितने मेरे साथ जवान थे वो खा पी सकते थे, नहा सकते थे। तो ये ऊपर से चिल्लाता है पाकिस्तान का जो पोस्ट इंचार्ज है कि साहब मेरे को पानी चाहिए। पानी चाहिए? मैं कहा कोई बात नहीं, पानी चाहिए तो आपके पास ऊपर है, पानी लीजिए, और आपकी तरफ भी पानी होगा, लीजिए। बोले नहीं साहब, हमारे तो हम बिल्कुल पानी नहीं है मेरे पास, मुझे पानी चाहिए। मैं कहा पानी देने में मुझे कोई ऐतराज नहीं है, आप अपने साहब को भेजिए, ऑफिसर भेजिए, अब मैं बात करूंगा, और फिर आप ले सकते हैं कि गलती नहीं होनी चाहिए। तो बेचारा अड़ा रहा, साहब मुझे पानी चाहिए। मैं कहा साहब अब हम बात कर सकते हैं, यह ज्यादा नहीं ऊंचा है, मैं नीचे हूँ, ठीक है, बात कर रहे हैं एक दूसरे। मैं कहा आप अपने अफसर को भेजिए, बात करेंगे। आप यकीन नहीं मानेंगे, वो बोला साहब मैं नीचे आ रहा हूँ। मैं कहा आप नीचे आ सकते हैं, मुझे कोई नहीं, पर आप ध्यान देना, गड़बड़ नहीं करना, नहीं तो कहीं गलती नहीं हो जाएगा। बोले नहीं साहब मैं नीचे आ रहा हूँ, हमारे पास पानी नहीं है। पानी नहीं मतलब ऐसे कैसे है इसका? तो वो आधे रास्ते में आ। मैं कहा अपने अफसर को बताया। साहब सवाल कहता बलूची था, बलूच रेजिमेंट के, पाकिस्तान का। कहता साहब सवाल ये है, आप अफसर हैं, आप अपने जवानों के साथ रहते हैं, मेरे साथ अफसर नहीं।
अगर हमारे साथ अफसर होते तो हम भी परेशान ना होते, पर हमारे पास अफसर नहीं। तो दिस बॉन्डिंग जिसे होता है, और वो कहते हैं साहब कोई कमी नहीं है हमारे लिए, पर आप लोग अपने जवानों के साथ रहते हैं, हम लोगों को हवा में छोड़ दिया पाकिस्तान। हम लोगों को पानी तक नहीं पीने के लिए, कोई पूछ नहीं रहा हमसे कि हमारे पास पानी नहीं, हम आपसे मांग रहे हैं पानी। ये हमारी हालत है। तो यू सी द डिफरेंस दैट इज देयर विद द इंडियन आर्मी एंड द ज्वाइनिंग। और ये जो चीजें हैं, दे आर एक्चुअली द फैक्टर विच बॉन्ड। चाहे फिर वो 18,000 पे बंदा हो, 22,000 पर हो, खाने को हवा मुश्किल हो, खाना पीना दिक्कत हो, रहना मुश्किल हो, सोना नहीं आता हो, बट अफसर आपको उधर उनके साथ मिले, एंड देन दैट इज दैट बॉन्डिंग विच टेक्स प्लेस। गलती होगी, कैसे हो गलती होगी, एक परिवार के तौर पर जब रहते हैं तो गलती नहीं होती। सो दैट ऑफिसर में भी यंग, आप बोलेंगे ये तो कैप्टन है या लेफ्टिनेंट है, लेफ्टिनेंट हो कैप्टन हो, उसके साथ जो जवान है जेसीओज हैं, हो सकता है उम्र में उससे बड़े हों। वो ये हो सकता है यंगस्टर हो, 25 साल का हो, 26 साल का लड़का हो, यंग ऑफिसर है, उसके साथ कंपनी में हो जो 30 साल के हो, 35 साल के हो, 40 साल के भी होंगे जेसीओ साहबान। लेकिन वो जो बॉन्डिंग है, क्योंकि उनको भी मालूम है जिम्मेवारी इस अफसर की है, और ये अफसर जो मुझे कहेगा मैं करूंगा, क्योंकि कभी भी वैसे गलत नहीं कराया। दैट विश्वास जो है उस पर पूरी फौज चलती है, और उसी विश्वास पे वो चलाता है। वो भी जानता है मैं गलती नहीं करूंगा, मैं सबसे आगे हूं, मैं गोली नहीं चलाऊंगा, या जब मुझे हुक्म मिलेगा मैं गोली चलाऊंगा, या मुझे मालूम है मैंने गोली चलानी है नहीं चलानी है, कब करना है। अगर उसको मालूम है, अगर कई बार हो जाए जानवर आते हैं, यू विल फाइंड वाइल्ड लाइफ का, वो गोली नहीं चलाएगा, चाहे वो भालू आ करके उसका खाना खा करके आटा खा करके चला गया चुपचाप, वो गोली नहीं चलाएगा, क्योंकि उसको मालूम है कि मैंने जानवरों को नहीं मारना है, मैं उनके इलाके में रहता हूँ, उस भालू को मैंने नहीं मारना। वो हो सकता है एक बार चोरी किया, वो अगली बार जाकर के आटे की बोरी दूर रख दे कि वो इधर ना आए, या उसको फेंस कर देगा कि वो भालू जो है वो उधर ही आए, खा करके चला गया। So this bonding of the armed forces personnel with their own men, with the environment, with the ability to realize कि मेरे कंधे के ऊपर देश की जिम्मेवारी है, मैंने गलत काम नहीं करना है, मेरी गलती से किसी को नुकसान हो सकता है, देश को भी नुकसान हो सकता है मेरी गलती के कारण, तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन काम पूरा करूंगा, जो काम हुक्म है वो उसको पूरा करूंगा, और उसको अच्छी तरीके से निभाऊंगा, जिससे कि गलती ना हो। So when you're first posted in tough terrains like Jammu Kashmir or Ladakh, what fear or excitement was there in a young cadet mind? ये ऑल पोस्टिंग्स आर लाइक, मैं कहूँगा मेरा मोस्ट ऑफ माय टाइम वेंट इन अरुणाचल प्रदेश, एंड सर्विंग ऑल अक्रॉस अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, and then of course Rajasthan, then J&K, Ladakh, quite a bit of it in Delhi and elsewhere, Pune, NDA and all. But it's always exciting because हर एक जगह का अपना ही एक होता है। कभी जंगल होंगे तो सांस लेने में तकलीफ नहीं है, इस तरह के जानवर आ जाएंगे आपके, कभी कभी हाथी भी आ जाते हैं। सो यू हैव ऑल काइंड्स ऑफ दिस थिंग। आप हाई ऑल्टीट्यूड में होंगे तो हवा की कमी होगी, तो सांस लेने की तकलीफ होगी। सो यू हैव टू इंश्योर, यू हैव टू अडेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। और सब फौजियों को बहुत ज़रूरी है अडेप्टेबिलिटी एंड एक्लिमेटाइजेशन। अडेप्टेबिलिटी टू अंडरस्टैंड कि मैं कहाँ पर हूँ, किनके कौन लोग मेरे साथ हैं। अगर मैं किसी गांव में हूँ तो मैंने वहाँ पे रह करके दिल जीतना है। जब तक मैं इन लोगों का दिल नहीं जीतूंगा तो मैं काम नहीं कर सकता हूँ। मैं किश्तवाड़ में था, मैं 3 साल किश्तवाड़ डोडा में रहा, जहाँ पे अभी जिस मिलिटेंट मारा गया, टेररिस्ट मारा गया। तो हर एक जगह पे जब तक आप वहाँ पे नहीं होंगे, लोगों का दिल नहीं जीतेंगे, आप उनके साथ में रहेंगे, आपको खबर कौन देगा? वही लोग देंगे आपको खबर कि यहाँ पे ठीक नहीं है, या यहाँ पे कोई टेररिस्ट आ रहा है, या कोई मिलिटेंट आ रहा है, या हमको परेशान कर रहा है। जब उनको आपके ऊपर विश्वास होगा तो ही आपको खबर आएगी।
और खबर लेना भी बहुत जरूरी है और उसके ऊपर अमल करना भी बहुत जरूरी है। तो उसका विश्वास बढ़ता है कि उसको किसी को ना मालूम चला खबर किसने दी, प्लस आपने अपना काम भी किया और उस गांव में वो अच्छा रहने के लिए आपने यू फैसिलिटेटेड द एंटायर थिंग। So it's very important. So I would say that all places, wherever we are, so uh, very interesting and uh, very challenging. चैलेंजिंग इन ऑल दिस थिंग। अभी तो सब जगह जनरेटर आ गए हैं, सब लाइट आ गई है। उस वक्त वो अलादीन के दिए होते थे, उसको रखना है। गर्म पानी के लिए वो बेचारे सवेरे 3:30 बजे उठ करके गर्म पानी बना करके आपको शेविंग के लिए, नहाने के लिए पानी बना कर रखना है। सो इट इज ऑल काइंड, मतलब हम लोगों ने केरोसिन डाल करके वो लालटेन में वो रखना है। तो वहाँ वो भी दिन देखे हैं और जनरेटर के भी दिन देखे हैं, अब बिजली के भी दिन देखे हैं। हम 7-7 दिन चले भी हैं पोस्टों पे, अब सीधे 4-4 घंटे में पहुंचने का भी देखते हैं। हेलीकॉप्टर से भी गए, पैदल भी गए, ऑल काइंड ऑफ थिंग्स। सो जो ओवर द इयर्स जो मैं कह सकता हूँ बहुत तरक्की हुई है और वो तरक्की दिखती भी है। अब बक्से होते थे हम लोगों के पास पहले, जब हम पोस्टिंग में जाते थे ट्रेन में रखने के लिए दिक्कत आती थी, इससे लड़ाई उससे लड़ाई कि बक्से हटाओ, रास्ते में क्यों है ये। अब आप देखते हैं बहुत कम देखता हूँ मैं, सब हवाई जहाज से जाते हैं, सब अपना पैक उठा करके चल देते। सो यू फाइंड दैट लॉट ऑफ चेंजेस हैव कम एंड दोज चेंजेस आर फॉर द गुड, गुड ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, गुड ऑफ दैट इंडिविजुअल। और उसका भी हौसला अफजाई, उसका हौसला अफजाई होता है कि वो अब अच्छा खा रहा है, अच्छा रह रहा है, अच्छा कपड़ा पहन रहा है, अपने परिवार को अच्छा देखभाल कर रहा है, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा है। सो एवरीथिंग इज अ पैकेज विच कम्स। और अपने गांव में जब वो जवान जाता है और वो जब उसके आस पड़ोसी देखते हैं कि इसके बच्चे अच्छे स्कूल में जा रहे हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा खाता पीता है और घर भी अच्छा बना है, तो एवरीबडी गेट्स मोटिवेटेड कि फौज में जाने में ठीक ही है। सर, प्लेन से 15,500 फीट की ऊंचाई से कूदना और बिला फोंडला पास को ऑक्यूपाई करना सुनने में एकदम फिल्मी सीन जैसा है, लेकिन ये कितना मुश्किल था आपके लिए? आपके दिमाग में क्या चल रहा था उस वक्त? ये अब मैं आपको सच बताऊं, कुछ भी नहीं चल रहा था। मेरे को मालूम था मैंने अपना काम करना है, जो मेरे को काम दिया है वो करना है। तो उसे कि ये पहले तो तकरीबन 20 एक साल तो हमने कभी बात ही नहीं की इसके बारे में, बिकॉज इट्स एन ऑपरेशन विच इज गोइंग ऑन। 20 साल फौज में रहने के उसके बाद भी आफ्टर 84 ये जब हुआ, ऐसे वी वर ऑलवेज क्वाइट, नोबडी एवर स्पोक कि ऑपरेशन मेघदूत में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। इट वाज ऑल, it's still an operation, it's still classified, it is not that the operation has come to a close, ceasefire जरूर है but operation is still on। पर वो जो आप सवाल पूछे कि हेलीकॉप्टर से कूदने में कैसे लगा, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये हम लोग जब फौज में काम करते हैं ना, किसी ने ये नहीं कहना चाहिए मैंने किया। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं शब्द फौज में नहीं होता है, इट्स हम, इट्स हमने किया और हमने सबने मिल करके किया। बिकॉज अगर कोई ये सोचता है कि मैंने किया, कि मैं नहीं होता तो ये हो जाता, गलत। मैं नहीं होता तो कोई और होता, ये ऐसे थोड़ी है। नो बडी इज इनडिस्पेंसिबल, एवरीबडी इज डिस्पेंसिबल फौज में। अपॉर्चुनिटी, मौका मिला, बिकॉज आई वॉज यंग, आई वॉज पोस्टेड ओवर देयर, आई वॉज पार्ट ऑफ द बटालियन 4 कुमाऊं उधर थी। मैं 82 में मैं हेलीकॉप्टर से इस इलाके को देख के आया था। 83 में मैं सबके साथ था, लीड किया और उन्हीं के साथ रहा। तो मुझे बिला फोंडला कहाँ है मालूम था, मैं पैदल चला बिला फोंडला तक, वापस आया इनके साथ। सब हम लोग 3-3 महीने उधर रहते थे। तो जब हम उधर रहते हैं और हम जब सब साथ में रहते तो हम लोग को सब मालूम है क्या करना। तो सिमिलरली इन 84 जब हम लोगों को बताया गया कि हम लोगों ने वापस सियाचिन ग्लेशियर को ऊपर, बिकॉज वो जो पाकिस्तान दे कॉल इट द कार्टोग्राफिक एग्रेशन, मतलब धीरे धीरे करके नक्शे के ऊपर ये इलाका अपना दिखाना करके वो चल रहा था उनका। तो हम लोगों को जब टास्क मिला कि भाई 13 अप्रैल 1984 को वी हैव टू गो, एक हेलीकॉप्टर में दो जैसे। और क्योंकि रमेश जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था वो एक हेलीकॉप्टर में, उसके साथ जो दूसरा लड़का था प्रकाश वो भी मेरे साथ था, दो थे।
और जो मेरे साथ बैठा हुआ था हेलीकॉप्टर में वो होता मेरा ऑपरेटर सिग्नल, वो नहीं था मेरे साथ 83 82, वो पहली बार आया था। तो हम लोगों को मालूम था, तो हम जब हेलीकॉप्टर में बैठे वी टुक ऑफ, तो मुझे मालूम था कि कहाँ है। तो when the एयरफोर्स के पायलट्स थे, उन्होंने देखा जब सब जगह बर्फ 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 है, तो हेलीकॉप्टर का क्या होता है, जब हेलीकॉप्टर नीचे उतरता है तो आपने देखा होगा कि नॉर्मल इसमें धूल उड़ती है, जबरदस्त धूल उड़ती है, तो सब जगह मट्टी मट्टी, आपके कपड़े वपड़े सब खराब हो जाते, तो वहां पे तो धूल नहीं, तो बर्फ उड़ती है, तो बर्फ उड़ेगी तो हेलीकॉप्टर व्हाइट आउट हो जाता है, तो पायलट को कुछ भी नहीं दिखेगा। एंड नंबर एक, नंबर दो, अगर वो पूछे तो वहां पे जो ग्लेशियर है उसमें क्रेविसेस बोलते हैं, यानी खाइयाँ, बहुत बड़ी बड़ी खाइयाँ, और क्योंकि वो अप्रैल का महीना है तो खाई के ऊपर एक तय पतली बर्फ की होगी, तो आपको पता भी नहीं चलेगा, हेलीकॉप्टर पायलट को नहीं पता, वो गया तो वो अंदर चला जाएगा। तो मैंने तो बड़े हेलीकॉप्टर जिसपे मैं गया उससे भी बड़ा हेलीकॉप्टर अंदर जाते हुए देखा है, मतलब उस पायलट आया है और वो धंस गया, और पूरा का पूरा हेलीकॉप्टर नीचे। तो ऑब्वियसली वो पायलट, क्योंकि ऑपरेशन था पहले हम लोग थे, तो जब पायलट ने बताया नहीं हमें पहले, तो उसने उस वक्त सोचा होगा कि भाई अगर मैं लैंड करूंगा तो देखो, तो उसने मेरे को कहा कि भाई कुलकर्णी, मैं लैंड नहीं करूंगा, आपको कूदना है। मैं कहा कूद जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कूद तो जाएंगे। तो मैं कहा एक दूसरा कांड नहीं होना चाहिए, और मेरे को तो इलाका मालूम है, तो आप उस वहां पे जाकर के लैंड करो। तो बोले नहीं, लैंड नहीं करूंगा मैं, आपको कूदना ही है। मैं कहा "तो कूदेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं"। मैं कहा पर यकीन करने, मेरे पास वो छोटी सी आटे की बोरी थी मेरे हेलीकॉप्टर की सीट के नीचे, मैंने कहा उसको पहले ढकेलते हैं, देखते हैं कहाँ तक गहरा वो जाता है, अगर वो ऊपर ही रहे तो मतलब टफ है, जंप डाउन। ठीक है, और क्या, मैं नीचे कूदा, तो कूदने के बाद मैं देखा मैं ऊपर ही रहा, मैं कहीं धसा नहीं, क्रेविस में नहीं गया है वो, तो ऐसे परफेक्ट मैं उसको थम्स अप का, मैं कहा, बिल्कुल ठीक। देन वो जो दूसरा हेलीकॉप्टर था, दो हेलीकॉप्टर थे, एक में रमेश था और वो प्रकाश था, देवर वॉच देख रहे थे वो कि ये कहाँ लैंड करता है। तो जैसे ही लैंड किया, टेक ऑफ हुआ, देन वो दूसरा वाला आकर के लैंड किया। नाउ द पायलट्स वर कन्विंस्ड कि ये जो इलाका है, इसमें पहला जो उतरा उसने बर्फ वाइट आउट भी नहीं हुआ, एंड इट इज हार्ड, नाउ द हेलीकॉप्टर्स कैन कीप कमिंग इन, बिकॉज 5:30 बजे से तो कार्रवाई शुरू हो चुकी थी, एंड वी हैड टू ऑक्यूपाई दिस विद आवर बॉयज। वी वर 30 लड़के थे, और जिसमें मंडल जो मेरे साथ था वो तो 45 मिनट में बेचारा बोले मेरे को सांस नहीं ले रहा, मेरे को दिक्कत हो रही है। हमने इतना साथ में ट्रेनिंग की 6 महीने पर, बॉडी है वो नहीं हुआ उसको भी, वो तो चला गया। एंड रमेश लॉस्ट हिज लाइफ आफ्टर 2 days, ऐसे। तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट, सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट। तो कई बार ये सवाल वैसे पूछे जाते हैं कि क्या लगता है, कुछ भी नहीं, टू बी ऑनेस्ट, ब्लैंक, काम से मतलब है, किसने देखा क्या करना है, इट इज ऑल पार्ट ऑफ a job. I would say a job was given and a job had to be done. So there was no thinking कि आप आएगी, मुझे थोड़ी मालूम था आप आके मेरे से सवाल पूछेंगे इतने साल के बाद। Nothing, blank. We did it because it was a job, and we did our thing to the best of our ability, all of us combined, and I take no credit for it. Let's be very honest about it. Yeah. सर, अभी आपने बताया कि उस टाइम पे सांस नहीं आती है, ट्रेनिंग के बाद भी बॉडी है जवाब दी जाती है, ऑक्सीजन लो होता है, टेम्परेचर माइनस में होता है और किसी के साथ कम्युनिकेशन भी नहीं होता। उस वक्त सर्वाइवल के लिए क्या मूल मंत्र होगा या फिर क्या मूल मंत्र था जो आपने अपनाया था? जैसे आपने सियाचिन में भी बताया कि हाथ में सोटी, पेट में रोटी, इसको थोड़ा इलाबोरेट करिए। ये देखिए, whenever we are training ऐसे इलाके में, हम सबको ये कहते हैं कि डोंट बी अ गामा इन द लैंड ऑफ लामा। ये इलाका है, हम लोगों को हम इसके आदी नहीं है, और 18,000 फुट है, 20,000 फुट है, 14,000 फुट है। सो वहाँ पे सांस लेने की तकलीफ, अंधा हो सकता है आदमी, कैन गेट स्नो ब्लाइंडनेस, सर दर्द जबरदस्त होगा, खाना नहीं खा सकेगा, नींद नहीं आएगी, फेफड़े में पानी हो जाएगा, द पर्सन कैन डाई। सो ये सब की ट्रेनिंग हम लोगों को दी जाती है, बताया जाता है, एंड वी एक्लिमेटाइज अकॉर्डिंगली, डू ट्रेनिंग। कि किसी ने बुलाया आपको तो आप दौड़ करके नहीं जाना है, आपने आराम से चलना है, नोबडी विल फील बैड कि मैंने बुलाया दौड़ के नहीं आया, बस ऐसे कुछ नहीं, आराम से चलना। और ये सब की ट्रेनिंग देने के बाद एक बात जो हम लोग बार बार कहते हैं कि वी रोप अप। जब रोप अप होता है मतलब एक रोप विच इज अबाउट 100 फीट लॉन्ग, उसमें 3 होते हैं, सो दैट वी ऑल टाइड टू वन अनदर। अगर कोई गिर भी जाता है, किसी क्रेविस में चला भी जाता है किसी कारण, तो वो 2 हैं
एक आगे होगा, एक पीछे होगा, या दोनों ही पीछे होंगे, या दोनों ही आगे होंगे. सो ही इज एंकर्ड, सो दैट एवरीबडी इज ट्रेन कि कोई गलती नहीं करेगा. इसलिए जैसे आप कह रहे थे, तो वी शुड टू कीप टेलिंग देम कि हाथ में सोटी, पेट में रोटी, चाल छोटी. बिकॉज इफ आपकी सांस और आपके कदम सिंक्रोनाइज होते हैं लाइक अ म्यूजिक, देन यू विल नॉट गेट टायर्ड. पर अगर आपकी सांस फूल गई, देन इट इज वेरी डिफिकल्ट. आपको नहीं पता चलेगा कि क्या बोलना है, कैसे करना है, सूख जाएगा मुंह, देन वेरी डिफिकल्ट. तो वहां पे डॉक्टर सब जगह तो नहीं होंगे, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट. तो यू विल बी इवैक्यूएटेड. इवैक्यूएट करेंगे तो लड़का कम, वैसे 30 लड़के पहले ही दिन 29 हो गए. और उसके बाद फिर धीरे धीरे जैसे हम लोग पहुंचे, द वेदर टर्न बैड इन अबाउट 11:30 के आसपास. मौसम बिल्कुल खराब, इतना खराब कि जो हवा है ब्लिजर्डस, मतलब 100 किलोमीटर की रफ्तार से भी ज्यादा की हवा. मतलब सरप्राइजिंगली कि सवेरे बिल्कुल मौसम बिल्कुल नीट एंड क्लीन, ब्लू स्काई, सब कुछ बढ़िया. और 10:30-11 बजे तक एकदम खराब. मतलब आप अपना हाथ नहीं देख सकते सामने की उंगली नजर नहीं आ रही, बिल्कुल इतना बर्फ, ये ब्लिजर्ड बोलते हैं. और इतनी हवा, मेरे जैसे हल्के फुल्के तो मुड़ करके उधर ही चले जाएंगे. इट वाज सो बैड, यू हैव टू लिटरली होल्ड योरसेल्फ एंड टाइड अप. मैं कहा ये अचानक क्या हुआ, कैसे हो गया, वेरी डिफिकल्ट टू. मैं कहा देखा था हमने, मतलब अभी हम लैंड ही किए हैं, 2-3 घंटे ही हुए कि ये हालत हो गई. एंड द सेम हेलीकॉप्टर टू गो एंड ऑक्यूपाई अनदर पास, तो वो तो रह गया. एंड इन नेक्स्ट 2 दिन में रमेश ये सफर, सो वी हैड टू गो एंड ऑक्यूपाई बेलाफोंडला. तो जो बेलाफोंडला जो है इज अ पास, इट्स अ ह्यूज पास, बहुत बड़ा पास है. एंड वहां पे जाकर के जो आप पूछ रहे थे कि कम्युनिकेशन के लिए, तो हम लोग बोला था कि 5 दिन के लिए रेडियो सेट नहीं खोलेंगे, क्योंकि अगर आप रेडियो सेट खोलेंगे तो आप दुश्मन को पता चल जाएगा कि ये कहाँ पर है. तो आवाज यू कैन मेक आउट कौन किया. पर रमेश जब गुजर गया तो रेडियो सेट हमें खोलना पड़ा, क्योंकि मेजर संधू थे, मैं कंपनी कमांडर. तो हमने कहा कि अगर हम नहीं बताएंगे, आज तीसरा दिन है, तो अब इसको, अगर एक तंबू है तो तंबू में 3 लड़के हैं रह रहे, छोटा सा तंबू, बड़ी मुश्किल से लेट सकता है तो 2 के लिए, पर 3 बाकी हम सामान बाहर रखेंगे. मैं कहा अगर एक नहीं है तो वो 2 लड़कों को भी अंदर रखना बाहर रखना बड़ा मुश्किल सा हो जाएगा. तो बेस्ट इज बता देते हैं कि भेजो हेलीकॉप्टर और रमेश को आप पीछे ले जाओ. तो हमने रेडियो सेट पे सिर्फ मैसेज दिया कि ऐसे हो गया. उनको उन्होंने कहा को तो 5 दिन बोला था रेडियो सेट नहीं खोलना है. रेडियो ऑपरेटर तो हमारा पहले ही चला गया, पहले दिन एक ही था वो. हमने जो मैसेज दिया उनको फॉर्चुनेटली मैसेज मिला, बट खराब मौसम में हेलीकॉप्टर आया कि क्या हो गया करके ऊपर. हमने कहा ये तो कोई नहीं, लैंड किया, रमेश को ले गए. तब तक हम लोग बेलाफोंडला के लिए चल दिए. जैसे ही हम बेलाफोंडला पहुंचे, पाकिस्तान का हेलीकॉप्टर सामने. आप समझ सकते हैं कि रेडियो सेट खोलते बताते ही वो ऑलरेडी नीचे बैठे हुए थे. वो ये सोच रहे थे कि हिंदुस्तान जो है यार हमेशा जून जुलाई के महीने में आते हैं, ये तो अभी अप्रैल ही है. तो वो पहले आए. मुशर्रफ ने अपनी किताब इन द लाइन ऑफ फायर में लिखा है, क्योंकि वो उस वक्त कर्नल थे जब ये ऑपरेशन लॉन्च हुए. बाद में वो ब्रिगेडियर बने, और बाद में तो ऑफकोर्स चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ऑफ द पाक आर्मी. और एक ऑल सेड एंड डन, व्हाटएवर गुड बैड, उन्होंने खुद ही देख लिया उनके साथ क्या हुआ, और उन्होंने क्या किया, और किस तरीके से उनकी मौत हुई, और किस तरीके से उनके ही देश में उनको एक क्या हुआ. तो वो अपनी किताब में लिखते हैं कि हिंदुस्तान ने प्री एम्प्टेड पाकिस्तान. वो सोच रहे थे 1 अप्रैल को वो सियाचिन ग्लेशियर पे आएंगे, 1 अप्रैल को. लेकिन वो 1983 में वो दिसंबर नवंबर के महीने में जब हम लोग डीन डक्ट में वो आए थे, वो रह नहीं सके, टिक नहीं सके, वो मरने की हालात में आ गए. तो जब वो पुल बैक, उनके कोर कमांडर वो लिखते हैं कि जहां दाद खान करके पाकिस्तान के कोर कमांडर थे, तो उन्होंने उनको वापस बुलाया कि भाई आप वापस आ जाओ, क्योंकि अगर आप नहीं रह सकते बेस्ट है वापस. तो वो वापस चले गए. तो उनके
उन्होंने कहा कि अगर 84 में अगर आप अप्रैल में जाएंगे तो ये तो मर जाएंगे सारे के सारे पाकिस्तानी। तो उन्होंने कहा 1 अप्रैल नहीं जाएंगे, हम 30 अप्रैल जाएंगे। तो उन्होंने 30 अप्रैल आने का सोचा। हम लोगों ने 13 अप्रैल 1984, उस वक्त मुझे नहीं मालूम था कि क्या हमें मालूम था कि पाकिस्तान आएगा इस तारीख को, शायद नहीं मालूम, उनको भी नहीं मालूम था हम आएंगे। हम लोगों ने डिसाइड किया कि वी शुड बी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। और पाकिस्तान ने इस वक्त पूरे यूरोप से सारा सामान खरीद लिया था। हाई ऑल्टीट्यूड के जितने जैकेट्स होते हैं, ट्राउजर्स होते हैं, सॉक्स, शूज, ग्लव्स, बालक्लावा, गॉगल्स, खाना पीना सब। और ये खबर आ चुकी थी। मिस्टर सूद है, द रॉ चीफ, लेटर रिटायर्ड एज द रॉ चीफ, he was a young officer at that time posted in Srinagar, तो उन्हें भी खबर आ चुकी थी। he shared this information with जनरल हून, वो द कोर कमांडर, ऐसे कि पता चला है कि पाकिस्तान कुछ सामान इस तरह यूरोप में खरीद रहा है। एंड देन ही वाज आल्सो टू गो लेटर टू, तो पाकिस्तान कुछ कर रहा है, ये इसकी तो खबर अब कब आएगा कैसे आएगा ना उनको हमारे बारे में मालूम। अपना मैं तो ये यंग ऑफिसर था तो मुझे नहीं मालूम है कि कितना सीनियर ऑफिसर्स को मालूम था, मालूम होगा ऐसे। तो दैट इज हाउ वी डिसाइडेड दैट वी शुड ऑक्यूपाई द ग्लेशियर ऑन द 13th of April 1984। एंड देन मुशर्रफ ने खुद ही लिखा, और मुशर्रफ को इतना जबरदस्त झटका लगा 87 में व्हेन ही वाज द ब्रिगेड कमांडर, और जब उन्होंने हमले काफी हमला किया और हर हमले में वो नाकामयाब हुए और फेल हुए, जिसमें परमवीर चक्र मिला। सो यू फाइंड दैट बाना परमवीर चक्र और सियाचिन इज अ रिजल्ट ऑफ Pakistan's failure, all their attacks, and the determination displayed by our troops to ensure कि उनको ढकेलो, नीचे गिराओ, मारो और जगह पकड़ के बैठो। So in that context that you see how Pakistan failed, heights were with us, सियाचिन तो बहुत दूर है वहां से, हाइट्स हमारे पास, और मुशर्रफ के दिमाग में कारगिल का प्लान तब हुआ कि इन्होंने मेरे को आने नहीं दिया, मेरे को हर हमले में मेरे को मारा पछाड़ा मेरे, तो ही प्लान कारगिल which he did in 1999. So what he could not do in 84, 85, 86, 87 and wherever, and then he did what he did in 99. उसने सोचा कि अगर वो अपने आप को वो बहुत धुरंधर समझता था, मुशर्रफ की एसएसजी का हूँ, स्पेशल सर्विसेज का ग्रुप का हूँ, मैं तो हम धुरंधर है, सब फेल, कुछ नहीं कर सके। हम लोग तो हाइट्स पे थे, इट्स नॉट इजी टू डिसलॉज पीपल फ्रॉम हाइट्स। तो उन्होंने सोचा कारगिल में मैं ऐसे करूंगा, हिंदुस्तान की फौज थोड़ी पकड़ पाएगी। उसको नहीं मालूम था कि ये हिंदुस्तान की फौज है, उसको वहां पर भी पकड़ेगी, वहां पर भी मारेगी। आपको आश्चर्य होगा, अब आसिम मुनीर जो अपने आप को फील्ड मार्शल कहता है, नाउ इज एक्सेप्टिंग, जो जवान जिनको वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे हमारे जवान मरे, के जवान मरे, ये हमारे नहीं है, ये तो हमारे नहीं है। आप समझ सकते हैं कि ऐसी फौज का मोराल कितना जमीन से नीचे चला गया होगा कि जो कमांडर अपने ही जवानों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, ये मेरा नहीं, ये दैट वाज मुशर्रफ, एंड दैट इज द मेंटालिटी ऑफ पाकिस्तान, एंड दैट इज व्हाई यू फाइंड दैट पाकिस्तान के जो जवान हैं और अफसर हैं उनके बीच में मुझे नहीं लगता वो प्यार होगा, बिकॉज जब तक प्यार नहीं होगा तब तक नहीं होगा। इसलिए अभी आप देखते हैं कि कल या परसों की बात है, पाकिस्तान के अंदर एक तकरीबन से बगावत जैसे बोलते हैं, कि गाजा में वो अपने जवानों को भेज रहे हैं पैसा कमाने के लिए, और पाकिस्तान के अंदर ही आवाज उठी है ये तो बगावत मुसलमान ही मुसलमान को मारने के लिए चल दिया। तो ये तो फिक्रत है पाकिस्तान की, तो इस फिक्रत से पाकिस्तान को निकलने में वो नहीं निकलेगा। मुझे लगता है वो जो सोच है ना उनकी, वो एक आतंकी सोच, मतलब उन्होंने वो एक फौजी जो होता है लड़ने के जो जोश जज्बा होता है वो खत्म हो गया, एक आतंकी बन करके रह गए। और जिसमें वो तालिबान भी उनको मार रहा है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी ठोक रहा है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी भी ठोक रहा है, और ठुकी जा रहे हैं, हमारे जा रहे हैं। दैट इज द रीजन व्हाई दे आर नॉट सक्सीडिंग।
सर एक जनरल के लिए पेशेंस कितना इम्पोर्टेंट होता है? Most very important. The patience to be able to quickly analyze. It should not be seen as not being able to take a decision. Patience does not mean कि decision नहीं ले पा रहा है. No, no. It should be quick, absolutely. Tuck, 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 tuck. It should be as fast as the computer works, as faster than the computer works. And वो सोच जो है, that should be मतलब किसी दूसरे को आपकी जो नीचे जो लोग हैं या आपके ऊपर हैं उनको ये नहीं लगना चाहिए ये तो इंडिसाइसिव है अभी तक इसने डिसीजन ही नहीं लिया ये क्या कर रहा है ना इट शुड बी फास्ट क्विक एंड एब्सोल्युटली द थॉट प्रोसेस शुड बी देयर अगर आपको पूछता है कि आपको बोला हमला करने के लिए आप हमला क्यों नहीं कर रहे तो उसको मालूम होना चाहिए मैं क्यों नहीं कर रहा मेरे को ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए या मेरे को लगता है ये आपने सोचा उसको बोला मेरे को ये चाहिए तो जो सीनियर है वो बोलता है ठीक है ये मिल गया ये चाहिए ये भी दे दिया ये खबर चाहिए ये ले खबर भी है तो आपको जो चाहिए जो आपने क्विक सोचा आपको मिल गया टक मिल गया आपने काम करना सो द डिसीजन मेकिंग हैज टू बी क्विक फास्ट एंड करेक्ट एज यू सेड डिसीजन मेकिंग शुड बी वेरी क्विक तो ये सिर्फ कैलकुलेशंस पे चलता है या गट फीलिंग भी चलती है? नहीं calculations and gut both are required. It's very important. If you have a positive thinking, अगर आपने सोचना है अगर आप मुझे बोलते हैं कि आपने काम करना है और मैं आपको हाँ बोलता हूँ तो मेरा काम मेरा जो दिमाग है उसको ट्रांसलेट करेगा टू डू इट अगर मेरी सोच ना वाली है नेगेटिविटी है और आपने बोला करना है तो मैं पहले से ही आपको बोलता हूँ मुझे ये दो ये दो ये दो ये दो तो आप मेरी जो सोच है इट इज नॉट पॉजिटिव and it is working on how not to do. You must work on how to execute. तो आपकी जो इनिशियल थिंकिंग है आपकी जो ट्रेनिंग है वो सोच है इट टेल्स यू इन द फर्स्ट इंस्टेंस कि ये काम हो सकता है बट थोड़ी सी दिक्कत है या मुझे अभी चाहिए या थोड़ी देर के बाद चाहिए वॉट एवर यू एडिशनल ट्रूप्स इक्विपमेंट दैट यू वांट दैट्स अ सेपरेट थिंग बट यस इट इज डूएबल दैट ability to understand has to be quick and then you must work towards it. You cannot take indecisiveness और करूँगा नहीं करूँगा मैं कर देता ये then मतलब you can't you know that indecisiveness should not result in losing an opportunity. The opportunity which has come your way, you must use that opportunity to ensure that success comes your way and for which everybody in the organization आपके साथ है जब आप कोई काम कर रहे हैं आप हमला कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं पूरा आप मतलब ये भूल जाइएगा कि आप अकेले हैं आपके साथ सारे हैं वो भी सोच रहा है कि इसको यहाँ पे दिक्कत आएगी इसको यहाँ दिक्कत आएगी यहाँ पे उसको ये चाहिए होगा एम्यूनेशन यहाँ खत्म हो जाएगा या पानी यहाँ खत्म हो जाएगा या इसको खाना चाहिए होगा रात को आले चाहिए होंगे उसको इन्फॉर्मेशन सब कुछ वो जो सीनियर्स हैं वो सब सोच रहे होंगे उसको देना शुरू करते हैं क्योंकि अब इसने ठान ली है कि मैंने काम करना है अब इसको काम करने देना है और इसकी पूरी मदद करनी है ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन एवरीबॉडी विल वर्क टुवर्ड दैट फॉर द सक्सेस ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन ये एक बड़ी इट्स अ ह्यूज एसेट तो ये सोचना कि मतलब जो बोले सो कुंडा खोले वाला हिसाब नहीं है इट इज वो आपने बोला है सब आपके साथ खड़े हैं आपके जवान आपके साथ खड़े हैं आपके जूनियर सीनियर सब खड़े हैं टू असिस्ट एंड टू इंश्योर दैट व्हाट यू हैव डिसाइडेड विल बी अ ग्रेट सक्सेस 100% सक्सेस नो क्वेश्चन दैट इज व्हाट मेक्स इट सो व्हाट यू सेड इज वेरी इंपॉर्टेंट यू मस्ट डिसीजंस ऑटो इट इज क्वाइट ऑटो ये मतलब यू डोंट हैव टू कैलकुलेट कि 1 2 3 ना No, it is all in the mind, tuck, 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 tuck. And at all times you're thinking also, ये अगर टास्क मुझे मिला तो मैं कैसे करूंगा सोच आगे की होनी चाहिए ये अगर ये मौका मिला तो मैं क्या करूंगा ये अगर जो दुश्मन यहाँ आया तो मैं क्या करूंगा नहीं आया तो मैं क्या करूंगा मैं सो जो सोच है वो दिमाग जो है टक 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 इट्स लाइक अ कंप्यूटर इट्स बेटर देन अ कंप्यूटर विच इज वर्किंग यू कांट बीट दिस एंड और ये भरोसा होना चाहिए आपको भी ये मेरे सीनियर जो है मेरे पीछे मेरी पूरी मदद करेंगे और मेरे जो जूनियर्स हैं वो पूरा एग्जीक्यूट करेंगे और मैं जो हूँ पूरा अपना दम लगाऊंगा टू इंश्योर द सक्सेस ऑफ द ऑपरेशन You have been awarded with Shaurya Chakra, Sena Medal, PVSM, AVSM, and VSM. What's that feeling? It's good fun. All of this
If you ask me, India, all of this is by what somebody else has done. अकेला आदमी क्या करेगा? मेरे पास एक ही बंदूक है, मैं एक बंदूक से एक गोली चलाऊंगा एट नो. ऑल दिस, ये जितना भी मिला है, जो मैं कहूँगा, इट इज बिकॉज द अदर्स हैव. I would say I'm a representative of those who did not get it, and that they don't grudge that I have got it. I'm very happy about it, but they truly deserve. I give the credit to whatever I have, or to whatever I am, to whatever I have become, to the people with whom I worked, my seniors, my peer group, and my juniors. All of them worked. For which, ठीक है, किसी को मिला, किसी को नहीं मिला. This should not be seen as कि भाई इसको इतना सब कुछ मिला है, मैं वो बोलते ना बचपन में तड़ी मारेगा कि मैं नहीं. That should not be this thing. You should be grateful that somebody acknowledged and somebody gave you. Stay humble and let it not get. It should not be something which gives you an attitude of I deserved it. No, at least I would say openly, I didn't deserve it. I got it because of somebody else did it for me. सर आज के टाइम पे मेंटल हेल्थ पर काफी डिस्कशन होती है, आपके टाइम में शायद इतना ओपनली बात नहीं होती होगी. आपकी टफ पोजीशंस के बाद स्ट्रेस को कम करने के लिए क्या किया जाता था? Lots of work has been done. Stress is definitely. क्या होता है अगर आपको पानी नहीं मिल रहा है पीने के लिए, या आपको घर से बात नहीं हो पा रही है बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, या आपको तकलीफ हो रही है एंड आप शर्म के मारे बता नहीं पा रहे किसी को कि मुझे तकलीफ हो रही है, बिकॉज लोग क्या कहेंगे, मेरा साथी क्या कहेगा कि अरे बड़ा बात करता था, आ गया दम फूक निकल गया, तो वो डरा हुआ है कि मैं बोल रहा. वी हैव टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट कि किसी को भी कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है. आप देखिएगा जो आप पूछ रही हैं, मिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस व्हेन ही वाज द रक्षा मंत्री, ही रियलाइज्ड द इंपॉर्टेंस. तो सियाचिन में ही गेव रेडियो सेट दैट इन मास सेट बोलते सैटेलाइट कम्युनिकेशन, एंड ही मेड श्योर दैट हर एक जवान जो है अपने परिवार में बात करे. जब मैं था, मैं 3 महीने 4 महीने जब भी जितना भी टाइम रहा, एक दिन भी नहीं बात किया. पर अब it is not possible because the family does not understand कि ये कहाँ है, क्यों नहीं बोल रहा है, सारी दुनिया बोल रही है सब. So he made sure that the Inmar set was given. Everybody could talk to each other. हम लोग तंबू में रहे, फाइबर ग्लास हट्स आ गए, हीटिंग अरेंजमेंट्स आ गया, टेलीविजन आ गया, कम्युनिकेशन हो गया, इवैक्यूएशन के लिए हेलीकॉप्टर्स आ गए, लॉजिस्टिक्स बढ़ गया, खाने पीने में बढ़िया हो गया, तो रहने सहन में बढ़िया हो गया, कपड़े अच्छे हो गए. आपके जो कपड़े आप डालते हो वो -50 डिग्री तक सहन करने की काबिलियत रखते हैं. तो सब कुछ जो सरकार ने देना चाहिए वो दे रहा है. तो आपने अब यकीन करना है कि जो मैं पा रहा हूं उसके बराबर मैंने भी अपने तरीके से आई मस्ट कंट्रीब्यूट माय बेस्ट. इट्स अ बॉडी, आफ्टर ऑल दोस हाई ऑल्टीट्यूड, ये बॉडी है, कभी भी इट कैन गिव अप नथिंग, एंड नोबडी शुड फील बैड. हम लोग हर एक जवान को ये बताते हैं, हर एक को, कि अगर आपको ये नहीं सोचना है कि दुनिया क्या बोलेगी या मेरा साथी बड़ी क्या, कुछ नहीं. इफ यू आर नॉट फीलिंग वेल, से सो. अगर आपको सांस लेने में तकलीफ आ रही, it is much better to cure him then rather than losing life. तो या और भी तकलीफ होने में, अगर वो मुझे दिन में बता देता कोई भी लड़का, तो मैं शायद हेलीकॉप्टर मंगा करके उसको इवैक्यूएट कर देता. अगर मुझे रात को बताएगा, तो अब एक लड़के को स्ट्रेचर पे ले जाने के लिए मुझे कम से कम 8 से 16 लड़के चाहिए. वो थोड़ी देर जाएंगे, थक जाएंगे, फिर उसकी बदली करो, फिर इतने लड़के भी नहीं होंगे. He might just lose his life. So we always tell people, he must be done. And I must tell you a very interesting incident. Chanchal was the boy who is the first boy who actually lost his life on the Siachen Glacier by bullet. मतलब पाकिस्तान की लड़ाई में 23rd June 1984. So Chanchal was on Belafont this time. तो उसने देखा कि कुछ हरकत हो रही है. अब सवेरे तकरीबन 3:30-4 बजे के आसपास उसने कुछ बर्फ के ऊपर काला 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 देखा, तो उसने बताया किसी को कि साहब कुछ हरकत हो रही है, पत्थर हिल रहे हैं और या कुछ हरकत हो रही है. तो बता, उसने मेरे को आके बताया कि साहब ऐसे वो चंचल बोल रहा है दुश्मन. देखो दुश्मन कहाँ से आ गया इस वक्त. चलो कोई मैं मोर्चे पकड़ो, विल सी व्हाट इज टू बी डन. तो हम रिपल्स दैट अटैक, वी किल्ड. बट पहली गोली चंचल को लगी. अब ये चंचल जो है
जिसको गोली लगी तकरीबन 15 दिन पहले इस इंसिडेंट से, बड़ी जबरदस्त बर्फ गिर रही थी, वन कुड सी एनीबॉडी एंड वी वर मूविंग अराउंड। मैं इधर उधर सब जगह ढूंढ रहा, मैं कहा मेरे जवान कहाँ गुम हो गए। और वहां पे खुद भी गुम होने का खतरा रहता है, बिकॉज डायरेक्शन सभी सफेद है, एवरीथिंग यू डोंट नो कि कहाँ पे क्या है। तो मैंने कहा ये कहाँ है करके मैं एक तंबू में देखा, मैं कहा वो कौन है ड्यूटी पर? तो बोले साहब चंचल ड्यूटी पर है। ऐसे में चंचल ड्यूटी पर मुझे दिख नहीं रहा। मैं कहा इतना ब्लिजर्डस वेदर, दी विजिबिलिटी सो पोर, मैं कहा किधर कहीं गुम तो नहीं हो गया, ये कहीं गिर तो नहीं गया। और हर एक दो है, मैं कहा उसका दूसरा साथी का है, कुछ नहीं अभी आ रहे करके वो आउट ऑफ शेयर डिस्गस्ट एक ऐसा एक यू कैन से लाइक अ माउंट इट वाज देयर। और मैं गुस्से में बस लात मारी, मैं कहा पता नहीं लड़का कहाँ चला। देखा तो चंचल है। मैं कहा चंचल तू क्या कर रहे थे? देखो इतनी जोर से मैंने लात मार दी। कहता साहब, फिर वो हड़बड़ा करके उठा, कहता वो बैठा था वो पोंचो लेकर के, और क्योंकि बर्फ इतनी जबरदस्त गिर रही थी तो उसने सोचा वो अपना देखता रहूंगा और काम भी हो जाएगा, क्योंकि वो गर्म हो गया और उतने में वो नींद लग गई है जैसे भी हुआ उसको। एंड देन बेचारे को एक तो मेरी लात मैंने गुस्से में मारा उसको, और ये पर he took it well. Same boy saved our life. Same boy got the first bullet. उसने 3:30 बजे भी देखा दुश्मन को, बताया। दुश्मन देख रहा था कि इस लड़के ने हमको देख लिया है, उन्होंने गोली फायर की, इसके सर पे लगी। बट इफ ही वॉज नॉट अलर्ट तो यू कैन वेल इमेजिन क्या हो सकता। यू सी दैट these are all things that you realize that everybody plays a role and it's very important and nobody should feel bad. उसने बेचारे को नहीं लगा उसको बुरा, but then he later was decorated with शौर्य चक्र for having fought so well and saved the post like that. सर लास्ट क्वेश्चन, पहले फील्ड मार्शल सैम मॉनिकशॉ थे जिनको 1971 में फील्ड मार्शल का टाइटल मिला, लेकिन उनसे पहले करियप्पा सर अपनी सर्विसेज दे चुके थे, लेकिन उनको बाद में फील्ड मार्शल का टाइटल क्यों मिला? ऐसा आपका इस पर क्या ओपिनियन है? See what happens is Field Marshal Cariappa, you could say, is the founding person of the Indian Army. पहले कमांडर इन चीफ जो 15 जनवरी 1949 we became republic on 26th of January 1950. In 1949 when the Britishers are handing him over and he's among the first King's Commission Indian officer with the KCIO होते थे, and Ayub Khan on the other side, they're all batchmates and course-mates. जो उन्होंने नींव डाली फौज की वो बहुत जरूरी है। आज हिंदुस्तान की फौज इज एपॉलिटिकल, हमें किसी से कोई लेना देना, हमें कोई किसी धर्म से किसी से कोई, हमारा धर्म है देश। हम देश के लिए लड़ते हैं, देश की बातचीत करते हैं, खाते पीते एक साथ हैं, हम हमारा सर्वधर्म स्थल है, हम सब कुछ वहां पे जाकर करते हैं। मतलब हमारे इसमें कोई जो सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, हमें कोई लेना देना। So this ये जो need है to make and to ensure that the armed forces remain apolitical, मतलब उनको सिर्फ देश, और ये भावना सरकारें आई सरकारें गई, ये इन्होंने भी हर सरकार ने इस बात को यकीन किया कि फौज को पॉलिटिसाइज नहीं करना। सरकार आज रहेगी कल नहीं रहेगी, कई कई सरकारें आएंगी चलेगी, और फौज तो रहेगी, देश भी रहेगा। तो इस देश की बचाने के लिए to ensure the territorial integrity and the sovereignty of the nation, the armed forces have to be apolitical. So from that point of view, if you see the जो नींव रखी उन्होंने फील्ड मार्शल करियप्पा, which was very important. And Field Marshal Manekshaw, by the very fact that he had won the 1971 war, 94,000 PWs, इतने तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किसी ने नहीं लिए, जो उन्होंने वादा किया वो निभाया और करके दिखाया। I think it deserved it. Without it, it deserved to become. And Field Marshal Cariappa, if not for this thing, एक छोटा सा some incident in 1965 war, his son
Field Marshal Karyappa son. Yeah, he used Karyappa, Karyappa because his granddaughter was with us in school. Anita Karyappa, she's no more now. Her father was a pilot. Now, he was caught in 65 war as a PW. Ayub Khan, since he knew, he said, तेरा लड़का मेरे पास है, इसको छोड़ देता हूँ. इसे मेरे को नहीं चाहिए. मेरे सारी लड़की. I don't want you to do me a favor. If you have to leave, leave everybody. But don't do क्योंकि तू मेरा दोस्त है, हम साथ में पढ़े हैं, लिखे हैं, बड़े हुए हैं. आज you are with Pakistan Army and I'm in the Indian Army and मैं no, मुझे नहीं चाहिए. You can keep it. You see the kind of these kind of incidents, this kind of the desire, metaphor, everybody. ये जो नींव बोलते हैं ना, nation comes first. The troops that you command come next, and you come last always and every time. ये जो नींव, चाहे ये Chautauquan principle हो, but ये जो नींव है, which is very essential, ये उन्होंने, जिसका मैं कहूँगा, he ensured, he didn't swing. और जिस तरीके से फौज होनी चाहिए, किस तरीके से काम करना चाहिए, how he was a commander in chief. Commander in chief meant the air force and the navy also under him, and the army also. बाद में we have the chief of the army staff, the chief of the naval staff, chief of the army staff. You know, but there is the commander in chief, and he took over. So you realize it's very important, very essential. I think recognizing Field Marshal Karyappa is outstanding, excellent, without fail. And so, of course, Field Marshal Manekshaw, we hold both of them in highest esteem, and everyone in the army and in the armed forces. You have Marshal of the Air Force, Arjun Singh. You look at the way they have contributed so much to the nation. You feel great listening. They haven't become Marshal of the Air Force while in service. They become much later. But then it is because people have recognized and realized that their contribution is so huge that they must be emulated. They are the ones who are role models for all of us to follow in terms of our conduct, in terms of our training, in terms of ensuring nation comes first, always and every time, in professionalism. I think no dispute. Greatest regards. We have been extremely motivated by you. Thank you so much for giving us your time. Thank you so much for coming to our channel. Thank you. Jai Hind. Jai Hind.